अच्छा, लास्ट टाइम हमने दो टेस्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था एक हमारे पास जी टेस्ट था, और एक था टी टेस्ट। ठीक है। और जी टेस्ट को हम यूज कब करते थे? जब हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन नाउन होता था। हम्म, इसको कब यूज करते थे? या वैसे सिंपली लिख देते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन नाउन। ठीक है। ये इसकी फर्स्ट सिचुएशन थी, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड क्या थी कि स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है लेकिन n ग्रेटर देन 30 है। बट जो सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30। ठीक है। तो तब हम क्या करते थे कि जी टेस्ट हम यूज करते थे कि पहली कंडीशन है ये, हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन है। अगर वो स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन है तो फिर हम एन को नहीं देखते, फिर जी टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। और इसका फार्मूला और वो टेस्ट स्टैटिस्टिक आप लोगों को पता है। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है तो फिर हम स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा की जगह पे हम फिर एस यूज करते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। और फिर अभी हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं जब हमारे पास n ग्रेटर देन 30 होता है, यानी कि जो सैंपल साइज है क्वेश्चन के अंदर, अगर वो ग्रेटर देन 30 हो तो फिर भी हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। और टी टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करते हैं? इसमें हम ये सेकंड चीज देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें भी अननोन होता है, लेकिन जो इसमें n होता है वो लेस देन 30 हो। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टैंडर्ड डिविएशन तो दोनों में अननोन होगा, ये सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है कि इसके अंदर जो सैंपल साइज है वो अगर ग्रेटर देन 30 हो तो जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। और अगर सैंपल साइज या जो n है वो लेस देन 30 हो तो टी टेस्ट यूज करते हैं, और इसमें 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जिसको हम लास्ट टाइम उसको हमने डिनोट किया था v के साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हमने v से डिनोट किया था और ये हमारे पास बराबर था n-1 के। ठीक है। और फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कहाँ पे, वो टेबुलेटेड वैल्यू के लिए यूज करते थे। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने, और ये जो जी टेस्ट और टी टेस्ट हमने अप्लाई किए थे, ये हमने अप्लाई किए थे सिंगल पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, सिंगल सैंपल। अब अगर हमारे पास अब अगर हमारे पास इस तरह हो कि दो सैंपल हो जाए, ठीक है, जैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को 1 सैंपल के लिए करते थे और 2 सैंपल के लिए करते थे, तो फिर भी हम यही दो टेस्ट अप्लाई करते हैं मीन को टेस्ट करने के लिए। तो जब हमारे पास सिंगल सैंपल था तो उसके लिए एच नॉट हम कैसे बनाते हैं कि एच नॉट और जो म्यू है वो इज इक्वल टू, लेट सपोज 10 है या 5 है या जो भी है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख देते एच नॉट और H1। H1 और म्यू इज ग्रेटर देन लिखते या लेस देन लिखते या नॉट इक्वल लिखते। ठीक है। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास 2 सैंपल हो, ठीक है, क्योंकि जो हमारा आज का लेक्चर है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिगार्डिंग μ1 - μ2, यानी कि इसमें हमारे पास अब दो आ गए हैं। ठीक है। तो दो का डिफरेंस हमने देखना है कि दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि μ1 - μ2
इज इक्वल टू 0, ठीक है। और h1 में हम लिखते हैं μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, या इज नॉट इक्वल टू, या लेस देन 0, या ग्रेटर देन 0। क्योंकि आपको पता है जो h1 होता है वो ग्रेटर की फॉर्म में भी आ सकता है, वो लेस की फॉर्म में भी आ सकता है, वो नॉट इक्वल की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि लेट्स सपोज नॉट इक्वल लिख देते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने दो मीन्स का डिफरेंस देखना है कि लेट्स सपोज सैंपल 1 है और सैंपल 2 है, तो दोनों सैंपल के मीन में आया कोई डिफरेंस है कि नहीं है, तो वो हमने टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे कि पिछले जो आप लोग के लेट्स सपोज सीनियर हैं, तो आप लोग के जो सीनियर की क्लास है उनकी एवरेज एज, ठीक है, और आप लोगों की क्लास की एवरेज एज, आया दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है। तो अगर इस चीज़ को हमने टेस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे कि टू सैंपल टेस्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि मीन 1 और मीन 2 दोनों का डिफरेंस देखेंगे, आया अगर वो डिफरेंस दोनों का 0 हो तो इट मीन्स कि दोनों के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है और एच नॉट को हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर फिर हम वो सारा प्रोसीजर लगाएंगे ना, जैसे हम 6 स्टेप्स लगाते थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, पहले एच नॉट h1 बनाते थे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद उसी तरह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक डिसाइड होगा, फिर क्रिटिकल रीजन होगा, फिर उसकी कैलकुलेशन होगी, और लास्ट पे हम कंक्लूजन में एच नॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये आप लोग की आसानी के लिए पहले एक स्केच बनाया है कि इसको यूज़ करके तो आप लोग को इजीली आइडिया होगा कि हमने कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो लिखा हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिगार्डिंग मीन 1 या μ1 माइनस μ2, और μ1 जो है ये पॉपुलेशन मीन है, और ये आपके पास पॉपुलेशन मीन सैंपल 2 का है, ओ डेटा 2 का है, ठीक है। तो अगर इसको हमने टेस्ट करना हो मीन को, मीन के डिफरेंस को, तो हम दो टेस्ट अप्लाई करते हैं, एक हमारे पास जी टेस्ट है और एक हमारे पास टी टेस्ट है। ये दो टेस्ट अप्लाई होते हैं। फिर इसके अंदर अंदर के जी टेस्ट कहाँ पे अप्लाई होगा और टी टेस्ट कहाँ पे अप्लाई होगा, और इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक या जो सिंपली हम इसको फार्मूला कहते हैं वो कौन सा होगा। तो अगर हमने लेट सपोज पहले हम देखते हैं जी टेस्ट को, ठीक है, कि जी टेस्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है जब हमारे पास टू सैंपल टेस्ट हो। इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास दो सैंपल हो तो दो सैंपल के अंदर आपके पास क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें गिवन होगी, एक्स बार 1 और एक्स बार 2, उसी तरह n1 n2, उसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2। तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये आपके पास अ, जो आप लोग जी टेस्ट या टी टेस्ट अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, वो टू सैंपल टी टेस्ट होगा या टू सैंपल जी टेस्ट होगा। अच्छा, तो पहली कंडीशन तो ये है कि स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन हो। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन है तो फिर हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे, और उसके लिए जो आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है, जो आप लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना है, वो ये यूज़ करना है, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 और माइनस μ1 माइनस μ2। ये जो पार्ट है ये चूंकि ज़ीरो होता है जब हम एच नॉट बनाते हैं, ये देखो एच नॉट हमने बनाया ना, हमने लिखा कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा जब दो सैंपल टी टेस्ट हम यूज़ करेंगे। तो जब ये 0 होगा तो फिर हम इसको लिख के या ना लिख के तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये वाला जो पार्ट है ये अगर ना भी लिखो तो भी ठीक होगा क्योंकि ये 0 होता है, ठीक है। अच्छा,
और होल डिवाइड बाई सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2। यानी इसमें आप देखो कि स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस की जो नोटेशन है वो हमने यूज़ की है। इट मीन्स के क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन नाउन है। ठीक हो गया, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो और जो n है वो ग्रेटर देन 30 हो। अब इसके अंदर दो n होंगे क्योंकि दो सैंपल है, तो एक n1 होगा एक n2 होगा। ठीक है, तो उसमें हमने देखना है कि n1 और n2 दोनों ग्रेटर देन 30 हो। ठीक हो गया। बाज बुक्स में ये लिखा हुआ है कि दोनों ग्रेटर देन 30 हो तो जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। बाज में ये है कि एक सैंपल ग्रेटर देन 30 हो, दूसरा बेशक लेस देन 30 हो, फिर भी जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने देखना है कि दोनों जो n1 है और जो n2 है वो दोनों ग्रेटर देन 30 हो। ठीक है, सैंपल साइज। तो अगर दोनों ग्रेटर देन 30 है तो फिर भी हम जी टेस्ट को यूज़ करेंगे, और उसके लिए जो फार्मूला होगा वो आप लोगों ने यूज़ करना है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 और डिवाइड बाई s1 स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन नाउन था तो हमने सिग्मा की नोटेशन यूज़ की है। यहाँ पे आप देखो कि स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है तो हमने सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करना है। तो s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2। सिंपल फार्मूला है। आपको क्वेश्चन के अंदर x बार 1 भी गिवन होगा, x बार 2 भी गिवन होगा, और ये जो सैंपल 1 है ये अगर आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन से आप लोगों ने ये वेरिएंस निकालना होगा, और फार्मूला आप लोगों को पता है कि समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइड बाई n माइनस 1। ठीक है, और प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये सिंपल फार्मूला यूज़ करके आप लोगों ने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करने हैं। अब हम आते हैं टी टेस्ट की तरफ। टी टेस्ट में जब सिंगल हमारे पास पॉपुलेशन थी तो उसके लिए हम सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करते कि टी आपके पास बराबर होता एक्स बार माइनस म्यू और डिवाइड बाई एस ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, जब वन सैंपल टी टेस्ट था प्रीवियस लेक्चर में जो हमने उसको डिस्कस किया था, और साथ में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यूज़ करते हैं विद वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n माइनस 1, जिसको हम टेबुलेटेड वैल्यू के लिए बाद में यूज़ कर लेते थे। अच्छा, तो ये हमारे पास टी टेस्ट था। अब जो हमारे पास टी टेस्ट है टू सैंपल के लिए, तो उसमें दो हमारे पास सिचुएशंस बनते हैं। दो सिचुएशन में ये है टी जो टेस्ट है वो हम अप्लाई तब करते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो और n लेस देन 30 हो। ठीक है, जैसे इसमें हमने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है लेकिन जो n है सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 है। यहाँ पे टी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो लेकिन ये जो n है ये लेस देन 30 होता है इसमें, तो तब जाके हम टी टेस्ट को यूज करते हैं। अब ये जो टी टेस्ट हम यूज करेंगे इसके अंदर टू सैंपल के लिए, टू सैंपल मीन के लिए, तो इसके अंदर फिर हमारे पास दो सिचुएशंस बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक उसमें है कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो दोनों का इक्वल है, यानी कि ये जो आपके पास म्यू 1 और म्यू 2 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास दो सैंपल है। एक सैंपल है एक्स बार 1। ठीक है,
और एक दूसरा जो सैंपल है उसका मीन लेट सपोज है x⁻2। यानी कि ये हमारे पास दो डेटा थे। पहले डेटा का मीन x⁻1 उसको हमने कह दिया और दूसरे डेटा के मीन को हमने x⁻2 कह दिया। और जो क्वेश्चन के अंदर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है या वेरिएंस गिवन है, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डिविएशन लिख देता हूँ। पहले डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन उसको हमने लेट्स सपोज S1 कह दिया, और जो दूसरा है दूसरे डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन उसको लेट्स सपोज हमने S2 कह दिया। ठीक है। अब पहले जो हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है कि पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया हो कि पॉपुलेशन जो वेरिएंस है वो दोनों का इक्वल है, यानी दोनों डेटा जो है आपके पास, ये आपके पास x⁻1 x⁻2 उसका सैंपल 1 सैंपल 2, अगर दोनों का इक्वल हो तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको बताया होगा कि जो पॉपुलेशन वेरिएंसेस है वो इक्वल है। ठीक है। वो फिर मैं आपको एग्जांपल जब हम उसको यूज करेंगे तो उसमें आपको वो स्टेटमेंट नजर आएगी कि पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है। तो जब आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल होगा तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना है। t इज इक्वल टू x⁻1 माइनस x⁻2 डिवाइड बाई एस पी लिखा हुआ है, एस है और सब्सक्रिप्ट में लिखा है p। यानी कि आपके पास जब वेरिएंसेस इक्वल हो तो उसके लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं, पूल वेरिएंस इसको कहते हैं। ठीक है। और ये बराबर होगा आपके पास इसके n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर और प्लस n2 - 1 S2 स्क्वायर और होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2 - 2। ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू n1 प्लस n2 - 2। ठीक है। यानी कि पहले जो हमारे पास सिंगल सैंपल के लिए था उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या था, x⁻1 माइनस x⁻2 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन और √n, और उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम थी v इज इक्वल टू n-1। अब चूंकि दो सैंपल हो गए हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है n1 प्लस n2 - 2। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर आपको एक लाइन नजर आए कि द पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर बोथ सैंपल आर इक्वल, और वो एग्जांपल में जब हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो उसमें हम वो लाइन सर्च करेंगे। अगर वो आपके पास हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक हो गया। x⁻1 माइनस x⁻2 डिवाइड बाई एस पी और स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। और एस पी कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो यहाँ से होगा। n1 भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है, दूसरा भी स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको बेसिक फार्मूला में पुट करके तो टी टेस्ट निकालेंगे। ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि पॉपुलेशन जो वेरिएंस है वो अनइक्वल हो। अगर आपके पास जो हमने पहले बात की कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया होगा कि पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल, अगर आपके पास स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये लाइन नजर नजर ना आए कि पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल, बेशक आपको ये ना बताया गया हो कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अनइक्वल, तो फिर भी आप लोगों ने कंसिडर ये करना है कि जो पॉपुलेशन वेरिएंसेस है वो अनइक्वल है। ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक बताया गया हो तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना है, और क्वेश्चन के अंदर कहीं पे ये जिक्र ना हो कि पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है या पॉपुलेशन वेरिएंस अनइक्वल है, तो आप लोगों ने पॉपुलेशन वेरिएंस अनइक्वल वाला फार्मूला यूज करना है, जो कि बराबर है t इज इक्वल टू सिंपली लाइक z टेस्ट x⁻1 माइनस x⁻2 और डिवाइड बाई s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। और इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो आपके पास यहाँ पे
इक्वल वेरिएंसेस के लिए बराबर थी v इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2 के। और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपके पास इस फार्मूले के बराबर है। क्या है ये? s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई s1 स्क्वायर ओवर n1 और होल डिवाइड बाई n1 प्लस सॉरी n1 माइनस 1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 का होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाई n2 माइनस 1। तो यहाँ से आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? जैसे आप लोग ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, यानी कि s1 भी गिवन होगा, n1 भी गिवन होगा। आपने वो वैल्यूज उठा के इसमें पुट करके तो कैलकुलेशन करनी है। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ और उसको देखते हैं कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिगार्डिंग μ1 माइनस μ2 बेस्ड ऑन z टेस्ट। कि आपके पास दो पॉपुलेशन है और हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं कि दोनों पॉपुलेशन के जो मीन्स है वो आपस में बराबर हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जनरल प्रोसीजर वही यूज होगा जैसे हम पहले यूज करते होते थे कि पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाओ, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करो। वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है अल्फा 0.05, 0.1 या 0.01। अगर नहीं गिवन होता तो वो आप अपनी तरफ से 0.05 ले सकते हो। फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन से यूज करना है। आया वो जी टेस्ट अप्लाई करना है, हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन है, अननोन है, एन ग्रेटर देन 30 है, लेस देन 30 है। वो सारी चीजें आप लोग उसमें देख के तो आप लोग डिसाइड करोगे कि आप लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक जी का लगाना है या टी का लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है और क्रिटिकल रीजन के लिए उसी तरह या तो अगर टी टेस्ट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करोगे, जी टेस्ट है तो जो आप लोगों को मैंने वो 4-5 वैल्यूज का टेबल भेजा है वो आप लोग यूज करोगे। पांचवें स्टेप में आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है और लास्ट स्टेप में आप लोगों ने एच नॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। तो ये सिंपल उसी की कहानी है जो पहले आप लोग इसको कर चुके हो। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। और अब इसमें हमने ये डिसाइड करना है कि हमने टेस्ट कौन सा लगाना है। ठीक है, आप लोगों को पता है जब आप लोग मीन को टेस्ट करते हो तो मीन की टेस्टिंग के लिए हमने दो टेस्ट अप्लाई करने हैं, जी टेस्ट और टी टेस्ट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एग्जाम्पल में अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 5 years ago showed that the estimated hourly wage for temporary computer analyst was essentially the same as the hourly wage for registered nurses। वो दो चीजें देख रहा है कि आपके पास जो कंप्यूटर एनालिस्ट है ये और दूसरे जो रजिस्टर्ड नर्सिस है किसी हॉस्पिटल के अंदर, वो कह रहा है कि दोनों की जो पॉपुलेशन, जो एवरेज पॉपुलेशन उसकी है, वो तनख्वाह है, जो वेजेस है उनकी, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों की सैलरी या सेम है। आप सिंपली ये कह सकते हो कि कंप्यूटर एनालिस्ट जो है और जो रजिस्टर्ड नर्सिस है दोनों की जो एवरेज एजेस है और सॉरी सैलरीज है वो दोनों की सेम है। अब वो जो सेम है तो उसको हमने टेस्ट करना है। पॉपुलेशन को तो हम टेस्ट कर नहीं सकते, मतलब स्टडी कर नहीं सकते सारे पॉपुलेशन का डाटा। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ सैंपल लिए। ठीक है, जिसमें से कंप्यूटर एनालिस्ट में से हमने कुछ सैंपल लिए और इसी तरह रजिस्टर्ड जो नर्सिस थे उनके हमने कुछ सैंपल लिए। तो कितने कितने सैंपल लिए हैं? दिस ईयर अ रैंडम सैंपल ऑफ 32 टेम्पररी कंप्यूटर एनालिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री इज टेकन। सारे मुल्क में से हमने 32 कंप्यूटर एनालिस्ट लिए।
ठीक है। एंड द एनालिस्ट आर कंडक्टेड बाय टेलीफोन, और जो भी उन्होंने वो टेलीफोन सर्वे कंडक्ट किया है जो भी था। अच्छा, इसी तरह अ सिमिलर रैंडम सैंपल ऑफ 34 रजिस्टर्ड नर्सेज टेकन, और दूसरे जो रजिस्टर्ड नर्सिस थे सारे मुल्क में से 34 नर्सिस का डेटा लिया। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा सामने है कंप्यूटर एनालिस्ट की और रजिस्टर्ड नर्सिस की। अब ये तो आपके पास क्वेश्चन आ गया डेटा। इसमें से सबसे पहले आप लोग डिसाइड करोगे पहला स्टेप, जिसको आप लोग कहते हो कि आप लोगों ने एच नॉट और एच वन बनाना होता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे अगर आप देखो ना इस लाइन में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि that the estimated hourly wage for temporary computer analyst was essentially the same as the hourly wage for registered nurses. It means कि जो आपको एच नॉट बनाना है वो दोनों आपने इक्वल की फॉर्म में बनाना है, और आप उसको ऐसे लिखोगे, देखो कि एच नॉट आपका बनेगा कि मीन जो वन है, जो म्यू वन है, वो कह रहा है कि वो एज सेम एज लाइक म्यू टू है, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके मुताबिक, इस लाइन के मुताबिक एस्टिमेटेड आवरली एज फॉर टेम्पररी कंप्यूटर एनालिस्ट वाज एसेंशियली द सेम एज द आवरली एज फॉर रजिस्टर्ड नर्सेज। अगर सेम है तो इट मींस दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, और जो एच वन है, तो एच वन हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ये कुछ भी नहीं कहा गया है कि वो ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वन, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इट मींस इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीरो के बराबर होगा, इक्वल टू जीरो। और ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो इट मींस कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो एच नॉट और एच वन आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो। क्लियर है, तो ये तो आप लोग का आ गया इस क्वेश्चन का पहला स्टेप, जो कि हम फर्दर सोल्यूशन में देख लेते हैं यहाँ पे। और इसने जो अल्फा यूज किया है वो 2% यूज किया है, यानी कि 0.02। तो वो टेबुलेटेड वैल्यू है, वो यहाँ पे इन्होंने लगाई होगी। हमारे पास जो आपको मैंने टेबल भेजा है तो उसमें 1%, 5% और 10% की वैल्यू है, जहाँ से आप लोग उसमें 2% के लिए इंक्लूड करें वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सॉल्यूशन में पहला जो आपके पास एच नॉट और एच वन है, तो वो इस तरह से बनता है कि दोनों के जो मीन है, पॉपुलेशन मीन है, वो आपस में बराबर है। तो अगर वो बराबर है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, जाहिर बात है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनता है, वो इसका अल्टरनेट बनता है, तो वो नॉट इक्वल की फॉर्म में आएगा। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना होता है अल्फा, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर 0.02 है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने अब डिसाइड करना है कि आप लोगों ने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन के अंदर वापस जाते हैं। इस पूरी कहानी में अगर आप देखो तो कहीं पे वेरिएंस का जिक्र नहीं है, कहीं पे स्टैंडर्ड डिविएशन का जिक्र नहीं है क्वेश्चन के लास्ट तक। इट मींस कि पता ये चला कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अननोन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो गया, ये स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो गया, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब इसके बाद हमने डिसाइड करना है कि जो n है वो ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। अगर ग्रेटर देन 30 है तो हम जी टेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर, अगर लेस देन 30 है तो फिर हम टी टेस्ट लगाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। इसको आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने आपको ऊपर क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि एक सैंपल 32 का है और दूसरा सैंपल 34 का है।
और अगर ये आपको क्वेश्चन में ना बताता तो फिर आप ये वाली चीजें काउंट करते कि ये कितने कितने हैं। तो अगर यहाँ से हमें पता चला कि n जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन 30 है, तो हम टेस्ट स्टेटिस्टिक लगाएंगे x बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा है सोल्यूशन में, क्योंकि बाद में उसने उसकी करेक्शन की है, फार्मूले में s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक में उन्होंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिखा है। तो इसको अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अननोन है, तो यहाँ पे इन्होंने नोटेशन सिग्मा की लगाई है। तो इसको जब आप लोग अपने नोट्स में लिखोगे, इसको आप लोग चेंज करोगे, इसको आप लोग लिखोगे s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर। ठीक हो गया। ये यहाँ पे खैर बहरहाल इन्होंने वैसे पहले इन्होंने जनरल फॉर्म लिखी है, लेकिन जब आप क्वेश्चन की सोल्यूशन करते हो तो टेस्ट स्टेटिस्टिक में आप लोग फिर इसको s1 s2 लिखोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर है वो अननोन है। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 पे हमने की है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में देखो, एक तो हमें x बार 1 चाहिए जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो इट मीन्स कि हमें डेटा गिवन है ये। तो यहाँ से पहले हम x बार 1 कैलकुलेट करेंगे, और वो आप लोगों को पता है, सिंपल फार्मूला है समेशन एक्स आई ओवर एन। इन सारों वैल्यूज को प्लस करके ये जितने हैं उस पर डिवाइड करो तो x बार 1 की वैल्यू आ जाएगी। x बार 2 फाइंड करना हो सेम उसी तरीके से मीन फाइंड करोगे। अब फार्मूले के अंदर अब एक हमें चाहिए s1 स्क्वायर। तो s1 स्क्वायर के लिए आप लोग फार्मूला यूज करोगे जो कि आप लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन के फार्मूले का पता है कि ये आपके पास बराबर होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है। और डिवाइड बाई n माइनस वन, या सिंपल n भी लिख सकते हो, n माइनस वन भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप लोग सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हो तो इसको हम n माइनस वन लिखते हैं, और n के साथ कैलकुलेशन करो तो भी ठीक होगा, किसी का गलत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, इसकी कैलकुलेशन का भी पता है आप लोग को। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर चूंकि वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो कैलकुलेशन में डायरेक्ट हमने यहाँ पे इसके आंसर यूज करने हैं, कि हम ये कहते हैं कि हमने ये वाला डेटा यूज करके जो पीछे क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसका हमने s1 कैलकुलेट किया। ठीक है। और s1 स्क्वायर हमारे पास आ गया 1.854, यानी कि इट मीन्स कि हमने ये वाला फार्मूला यूज करके तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कैलकुलेट किया है। ठीक है। और उसने वहाँ पे आंसर वेरिएंस का लिखा है, तो इट मीन्स के वेरिएंस 1 जो इसका वेरिएंस था इस डेटा का, ये कौन सा है, ये कंप्यूटर एनालिस्ट का डेटा है, यानी कि ये डेटा यूज करके हमने वेरिएंस 1 निकाला और इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.854। ठीक है। इसी तरह n2 आपके पास 34 है, उसका मीन जो है वो 21.99 है, और उसका जो s2 स्क्वायर था वो हमारे पास निकल आया 1.845, यानी कि जो रजिस्टर्ड नर्सिस थे उसका डेटा यूज करके तो हमने वेरिएंस 2 निकाला और उसका आंसर आ गया ये वाला। ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है, हमने उठा के इसको फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में हमने एक्स बार 1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई, एक्स बार 2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई। ये दोनों का डिफरेंस आपके पास नल हाइपोथेसिस के अंदर जीरो था, उसकी जगह पे हमने जीरो लगाया। s1 स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया 1.854 आ गया। s2 स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया वो ये आया।
इन सारी कैलकुलेशन करके आंसर हमारे पास आ गया 3.43। ठीक है, अब ये जो 3.34 आया है 43, अब हम स्टेप नंबर 5 पे जाते हैं, क्रिटिकल रीजन की तरफ। तो क्रिटिकल रीजन में चूंकि अब ये पहले आप ये डिसाइड करो कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। तो हमें पता कैसे चलता है, हम H1 को देखते हैं। H1 अगर नॉट इक्वल की फॉर्म में हो तो वो टू टेल टेस्ट होता है, यानी कि हम प्लस और माइनस वाली दोनों वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज कंसिडर करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन की फॉर्म में हो या ये लेस देन की फॉर्म में हो तो फिर वन टेल टेस्ट होता है। क्रिटिकल रीजन की तरफ आते हैं। क्रिटिकल रीजन में लिखा है एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 2%। 2% की जो वैल्यू है टेबल के अंदर वो है 2.33। ठीक है, और ये आप आपके पास जो टेबल है वो 1%, 5% और 10% का है। ठीक है, तो यहाँ पे 2% है, बाकी जो टेबल है वो मैं आप लोग को भेज दूंगा। जो 1%, 2%, 3%, 4%, मतलब उसमें काफी सारी वैल्यूज हैं, तो उसको भी फिर बहरहाल आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2% यूज हुआ है तो टेबल के अंदर 2% पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास बनती है 2.33। ठीक हो गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जी और जी अल्फा बाई टू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टू टेल टेस्ट है। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर वन टेल टेस्ट होता है तो फिर हम उसको सिर्फ सिंपली वो लिख देते हैं, अल्फा लिख देते हैं। एब्सोल्यूट लाइंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसकी दो वैल्यूज निकलती है, प्लस और माइनस की। ठीक है, तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.02 है, और इस पे आपके पास जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो है +-2.33। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 2.33 और -2.33। ठीक है, यहाँ पे 0.01 लिखा है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे ना इस पे, ये 0.02 को जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, ये 0.01। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास है टेबल के अंदर -2.33 और +2.33। अब जो आपका आंसर आया है ये 3.34, सॉरी 3.43, अगर ये 3.43 इन दो वैल्यूज के इन बिटवीन हो, या मतलब यहाँ पे हो इसके अंदर अंदर, तो ये जो रीजन होता है ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है। इट मीन्स के एच नॉट को फिर हम एक्सेप्ट करेंगे और हम ये कहेंगे कि दोनों के जो वेजेस है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की सैलरी सेम है। और अगर ये जो 3.43 है अगर वो इन दो वैल्यूज से बाहर हो, ग्रेटर हो, तो वो कहीं यहाँ पे फॉल करेगी या यहाँ पे फॉल करेगी, तो इट मीन्स के फिर हम उसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये आपके पास रिजेक्शन रीजन होता है। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि जो एच नॉट है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और हम ये कह देते हैं कि दोनों की जो सैलरियाँ है, दोनों के जो पॉपुलेशन एवरेजेस है वो आपस में बराबर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब वो कितना डिफरेंस है तो उसको कितना वो डिफरेंस है तो हमने वो डिसाइड नहीं करना, हमने जस्ट उनको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो दोनों में डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस है, यानी कि बराबर नहीं है, क्योंकि एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो गया है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एज द कंप्यूटेड वैल्यू 3.43 इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू 2.33, हेंस वी रिजेक्ट एच नॉट। जो एक्स नॉट था वो रिजेक्ट हो गया, क्यों? वो इसलिए क्योंकि 3.43 जो है वो यहाँ पे रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू
टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हो तो एच नॉट रिजेक्ट होता है, और यहाँ पे भी वैसे हुआ। सो conclude क्या हुआ? The researcher can say that there is a significant difference between the average hourly wages of temporary computer analysts and the average hourly wages of temporary register nurses। तो वो कह सकता है कि दोनों के जो वेजेस है उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस है, वो इसलिए है क्योंकि एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो गया है। क्लियर है? तो ये हमारे पास था एग्जाम्पल 1, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन था और n ग्रेटर देन 30 था, तो हमने z टेस्ट लगाया। अब हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है जिसमें हमने फैक्ट्री ए को लिया है और फैक्ट्री बी को लिया है, ठीक है, और इसकी दोनों की एवरेज इनकम है, और वो कह रहा है कि सपोज दैट, इसको फिर आप लोग बाद में खुद कर लेना, पहले सिर्फ इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ एच नॉट और एच वन का। बाकी इसके अंदर आपके पास सारी चीजें गिवन है, देखो सैंपल साइज भी गिवन है, n1 n2 भी गिवन है, वेरिएंस भी गिवन है, वेरिएंस 1 वेरिएंस 2, और दोनों का मीन भी गिवन है। आप लोगों ने जस्ट ये वैल्यूज उठा के फार्मूले में लगा के कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसके लिए एच नॉट और एच वन कैसे बनते हैं तो वो आप लोगों ने अब देखने हैं इसमें। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज दैट द वर्कर ऑफ फैक्ट्री बी, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है फैक्ट्री बी की। वो कह रहा है कि सपोज दैट द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी बिलीव्स दैट द एवरेज इनकम ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ए एक्सीड देयर एवरेज इनकम। वो कह रहा है कि फैक्ट्री बी वाले वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फैक्ट्री ए के जो वो है वेजेस है, एवरेज एवरेज इनकम है फैक्ट्री ए के, वो फैक्ट्री बी से ग्रेटर है, ठीक है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक्सीड, ग्रेटर, लेस, इंक्रीज या डिक्रीज के वर्डिंग मिले, तो इट मीन्स कि वो जो स्टेटमेंट होती है वो होती है H1 की, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो एच नॉट होता है वो हमेशा इक्वल की फॉर्म में आता है। जैसे लास्ट टाइम ये प्रीवियस हमारा क्वेश्चन गुजरा ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि दोनों के जो वेजेस है वो सेम है, तो हमने उसको एच नॉट कंसिडर किया। अब ये जो चीज है इसमें आपको वर्डिंग मिल रही है एक्सीड की, वो ये क्लेम कर रहा है कि पॉपुलेशन जो फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री ए की जो एवरेज इनकम है वो फैक्ट्री बी के इनकम से ग्रेटर है, एक्सीड कर रही है। तो इट मीन्स के जब इस तरह की आपको स्टेटमेंट मिलती है तो वो एच नॉट की स्टेटमेंट नहीं होगी, वो एच वन की यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके लिए आप एच वन और एच नॉट कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिखोगे एक साइड पे, क्योंकि एच नॉट आप लोगों से नहीं बनेगा, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट से आप एच वन बनाओगे, ठीक है। तो एच वन में वो कह रहा है कि सपोज दैट द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी बिलीव्स दैट द एवरेज इनकम ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री ए एक्सीड देयर एवरेज इनकम। ये फैक्ट्री बी वाले वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो ये बिलीव कर रहे हैं कि ये जो फैक्ट्री ए की इनकम है वो उनसे ज्यादा है, फैक्ट्री बी से ज्यादा है। तो ये देखो कि ये आपके पास फैक्ट्री वन है, फैक्ट्री ए, तो इसको हम लेट सपोज म्यू वन कह देते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट तो पॉपुलेशन को करना होता है ना, म्यू को, मीन को। तो ए के लिए हमारे पास आ गया म्यू वन, और फैक्ट्री बी वाले कह रहे हैं कि इनकी इनकम ज्यादा है, तो हमने इसको लिख दिया ग्रेटर की फॉर्म में कि म्यू म्यू वन इज ग्रेटर देन मीन टू, ठीक हो गया। या इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि म्यू वन माइनस म्यू टू इज ग्रेटर देन जीरो। जाहिर बात है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि म्यू वन अगर लेट सपोज 5 है
और μ2 आपके पास लेट सपोज 3 है, तो वो ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर है? अच्छा फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से आप लोग नल हाइपोथेसिस बनाओगे तो इजीली बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, तो ये वाला बनेगा इसका अल्टरनेट, तो ये बनेगा लेस देन और इक्वल की फॉर्म में। क्लियर है? यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि ये जो आपके पास नोट्स है इसमें इन्होंने इक्वलिटी नहीं डाली साथ में। जब आप लोग अपने नोट्स बनाओगे तो इसमें आप लोगों ने इसको लिखना है लेस देन और इक्वल टू मीन टू। ठीक है? तो ये आपके पास आ गया ग्रेटर की फॉर्म में, और एच नॉट आपका बनेगा लेस देन और इक्वल की फॉर्म में। तो हमने अब एच नॉट को टेस्ट करना है उसी तरह सारे स्टेप्स लगा के। अब ये यहाँ पे देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, स्टेप 3 और 4 को कंबाइन कर दिया है कि उसमें क्या आया, फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट की। वैल्यूज कहाँ से पुट की है? क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज आपको दी गई है। ये आपके पास n1 है, ये आपके पास n2 है, ये एक्स बार 1 है, ये एक्स बार 2 है, ये s1 स्क्वायर है, ये s2 स्क्वायर है। तो सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है, इसलिए आप लोगों ने क्या किया कि जी टेस्ट लगाया, लगा के कैलकुलेट किया, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। क्रिटिकल रीजन में 5% पे आपका आंसर आता है 1.64। ये जो 1.99 है ये ग्रेटर देन 1.64 है, तो एच नॉट को हम रिजेक्ट कर देते हैं और हम कंक्लूड कर देते हैं कि सिंस 1.99 इज ग्रेटर देन 1.65 हेंस एच नॉट शुड बी रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ एच ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। So the sample evidence has consolidated the belief of the worker of factory B। ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री बी है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट कर देते हैं, जब हम रिजेक्ट करते हैं तो उससे हमें पता चला कि फैक्ट्री ए के जो इनकम एजेस है, सॉरी नहीं, इसको हमने रिजेक्ट किया, तो एच नॉट हमारा, सॉरी H1 हमारा एक्सेप्ट हो गया। और जब एक्सेप्ट हुआ तो हमने ये कंक्लूड किया, हमें ये पता चला कि वाकई ही फैक्ट्री ए के जो इनकम एवरेज है वो फैक्ट्री बी से ज़्यादा है। ठीक है? तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल थे जिसमें हमने जी टेस्ट को यूज़ किया है। अगले लेक्चर में हम फिर टी टेस्ट को देख लेते हैं। तो अभी के लिए आप लोग फिलहाल इसको देखें।